Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and now I will teach you एक प्यारा सा टॉपिक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है, उससे पहले हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन. आखिर ये बच्चे का जो सेक्स होता है, यानी बच्चा गर्ल होगा या बॉय होगा, ये डिसाइड करना कैसे होगा वो चीज़ें हम देखने वाले हैं. ठीक है, क्या लिखा है? इट इज़ द स्पर्म दैट डिसाइड द जेंडर. वही बोला कि जेंडर यानी कि ये मेल होगा या फिर ये फीमेल होगी, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? हमारा प्यारा सा स्पर्म बेटा डिसाइड करते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल. स्पर्म का मतलब होता है मेल का गैमेट. क्या है? मेल गैमेट डिसाइड करता है कि हमारा जो बच्चा होगा वो कैसा होगा. ठीक है, मान लो एक मम्मा है. ठीक है, मम्मा का प्यारा सा बेबी होने वाला है. ठीक है, मम्मा का प्यारा सा बेबी होने वाला है. तो मम्मा का जो बेबी है ये डिसाइड कैसे होगा कि ये बाल तो बना दो मम्मा के मम्मा का बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड करने वाला कौन होगा? हमारे प्यारे से पापा. कौन? हमारे प्यारे से पापा डिसाइड करेंगे कि ये मेल होगा या फीमेल. अब या इनसे क्या हुआ? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आता है. मम्मा से क्या होता है? एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम आता है. तो अब देखो, हमारी मम्मा के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन पापा के पास एक्स भी है एंड वाई भी है. मतलब मम्मी के पास तो कोई चांस ही नहीं है. मम्मी के पास हमेशा से ही एक्स क्रोमोसोम आएगा. क्या होगा? मदर के पास से हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम आएगा, लेकिन फादर के पास चांसेस है कि एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम. तो अगर पापा से एक्स क्रोमोसोम आता है तो ये एक्स एक्स मिलके मम्मा बना औरत यानी कि फीमेल बर्थ करती है. क्या होता है? अगर यहाँ से एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स आता है, यहाँ पे एक्स एक्स मिल करके ये क्या बनती है? फीमेल. अगर मम्मी से एक्स ही आता है लेकिन पापा से वाई आ जाता है, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से मिल करके हमारे पास एक मेल बर्थ करता है, बॉय बेबी होता है. तो डिसाइड करने वाला कौन है यहाँ पे? ये फेज़ हमारे पापा जी हैं. मम्मा जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में. वही यहाँ पे बोला गया है, यहीं पे बोला गया है. हमारे पास स्पर्म के पास वेट अ सेकेंड हमारे स्पर्म के पास ये चांस होता है कि एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम, लेकिन हमारी माता श्री यानी ओवम के पास सिर्फ एक चांस होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम आएगा. वही हुआ, एक्स क्रोमोसोम आया. अगर ये एक्स पापा से आएगा, मम्मा से भी एक्स आएगा, तो एक्स एस मिला के ये फीमेल चाइल्ड बन जाएगी. वहीं मम्मी से हमारे पास एक्स ही आया लेकिन पापा से हमारे पास वाई आया, तो ये मिल करके एक्स वाई बना करके हमारा मेल चाइल्ड बना लेते हैं. समझ गए? ठीक है, अब देखो क्या लिखा है? नॉन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस. आखिर ये ट्विंस क्या वर्ड है? ट्विंस तुमने अपने रियल लाइफ में काफ़ी देखा है कि नहीं? वैसे जो भी अभी ट्विंस है या फिर अगर आपके आसपास कोई ट्विंस होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना, जिससे हमें पता चल पाएगा कि आपके आसपास में कोई ट्विंस सर्वाइव करता है. ठीक है, तो देखो ट्विंस का मतलब दो तरीके का होता है. दो तरीके के ट्विंस होते हैं. पहला ट्विंस, ठीक है, फर्स्ट टाइप के ट्विंस जिसमें जो में एक बच्चा है, मान लो एक मम्मी. ठीक है, कैसे बताऊँ? वेट, हाँ ये है. ये दोनों एकदम सेम दिखेंगे. ये मान लो ये तुम्हारा ट्रायंगल नहीं है, ये बेबीज़ हैं. बेबीज़ को मैंने एज अ ट्रायंगल लिया है. ठीक है, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है. मतलब आँख, नाक, चेहरा सब डिट्टो एकदम मैच करेगा. दूसरे टाइप के ट्विंस जिसमें कि ट्विंस तो हैं लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, मतलब इनका कुछ भी मैच नहीं करने वाला. इस तरीके के ट्विंस को देखो, जो भी यहाँ पे क्या लिखा है, वो जो सेम नहीं होते उन ट्विंस को हम फैटर्नल या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं. आप देखो, एक प्यारा सा टॉपिक समझ लो. ठीक है, प्यारा सा टॉपिक समझ लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है. सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में. क्या करने वाले हैं? सबसे पहले क्या समझने वाले हैं? फ्रैटर्नल
ट्विंस के बारे में, फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। समझ गए। अब देखो होता क्या है, हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास मम्मा की ओवरी, ठीक है, मम्मा की ओवरी, ये हमारे पास है जहाँ से एग कैप्चर होता है, ये जहाँ से एग रिलीज़ होता है। सेम कलर से बना रही हूँ, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये जो हम आपको दिख रहा है ना, ये चीज़, ये ओवरी है, क्या है, ओवरी। होता क्या है, ओवरी से पर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इस ओवरी से, मान लो ये हमारे पास एग है, ये एग जो होता है ये रिलीज़ होकर के इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पे आकर के ब्लास्टोसिस बन करके बेबी आ जाता है, ठीक है। होता क्या है, एक महीने में, 1 मंथ में सिर्फ एक ही ओवा रिलीज़ होता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मंथ में 2 ओवा रिलीज़ हो जाते हैं। जब 2 ओवा रिलीज़ होते हैं तो एक में से 2 ओवा तो नहीं रिलीज़ हो सकते, बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है, मेन पॉइंट, अब यहाँ से नहीं, एक ओवा तो यहाँ से ऑफकोर्स रिलीज़ होता है। कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, यहाँ से एक ओवा तो ऑफकोर्स रिलीज़ होता है, ठीक है, पहला ओवा तो यही है। लेकिन दूसरा ओवा सेम टाइम पे, ये जब तक ये हो रहा है तब तक ये भी सेम टाइम पे इस ओवरी से भी एक ओवा रिलीज़ हो करके वापस यहाँ आकर के फर्टिलाइजेशन कर लेता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ बाहर से 2 अलग अलग टाइप के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ओवम हैं, फर्टिलाइज करेंगे तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, डाईजाइगोटिक ट्विंस हैं। क्या है, डाईजाइगोटिक ट्विंस। डाईजाइगोटिक ट्विंस का मतलब दो, देखो यही बने, ये अलग एक जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद निकला है अलग, एंड ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद अलग जाइगोट है। तो दोनों अलग अलग ओवरी से रिलीज़ हुए हैं। इस टाइप के ट्विंस को हम डाईजाइगोटिक ट्विंस करते हैं, या फिर हम इसको फ्रैटर्नल ट्विंस भी कह सकते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं, इसी को डाईजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। होता क्या है, ट्विंस हुज फीचर्स आर नॉट सेम, सेम नहीं होता। जब 2 ओवा या ओसाइट्स मेच्योर होते हैं एंड सेम टाइम पे अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, साथ में अलग अलग फेलोपियन ट्यूब से निकल करके रिलीज़ होकर के फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उन ओवा को या उससे बच्चे जो पैदा होते हैं उसको हम डाईजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। डाईजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। देखो वही बोला गया, ये देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्पर्म, पहला ओवम निकला जाइगोट बना, दूसरा ओवम निकला जाइगोट बना। सेक्सेस ऑफ ट्विंस कैन बी, देखो अब ये नहीं बोल सकते, मैंने जो ऊपर बताया आपको, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, हो सकता है, हो सकता है इन दोनों का इनके भी 2 टाइप ले लो, हो सकता है कि ये दोनों डिट्टो सेम दिखें, मतलब जैसा ये दिख रहा है, जब मान लो ये ट्रायंगुलर दिख रहा है तो ये भी ट्रायंगुलर ही दिखेगा। हो सकता है ये ट्रायंगुलर दिखे, ये सर्कल दिखे, मतलब ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने में भी हो सकते हैं। समझ में आई बात। अब देखो होता क्या है, लिटरली ऐसे ट्विंस बनते कैसे हैं वो देखो। सबसे पहली चीज़ क्लीवेज क्या होता है, पढ़ा था, क्लीवेज पढ़ा था मैंने, ब्लास्टोसिस वगैरह बताया होगा। जाइगोट बन गया, जाइगोट का क्या होता है, जाइगोट जब 2 सेल में डिवाइड करता है, ठीक है, क्लीवेज डिवीज़न चल रहा होता है, फिर जाइगोट 8 सेल में डिवाइड करता है, 8 से 16 सेल बनते हैं, फिर जाइगोट 16 से 32 सेल बनाता है। समझ रहे हो, इसके बीच में ये भी होता है कि 4 बने, फिर 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, ऐसे होता है। समझ में आई बात। तो मैं भी समझा दूँ, सही से समझा देती हूँ, वरना कहोगे कि दीदी ने बताया नहीं, ठीक है। अभी देखो होता क्या है, हमारे पास ये क्या है, प्यारा सा जाइगोट है। जाइगोट जब थोड़ा आगे बढ़ा, इसका डेवलपमेंट हुआ तो ये 2 सेल बनाया, ठीक, 2 से इसने 4 सेल। देखो सेल के साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेल के नंबर्स बढ़ते हैं सब।
4 सेल बनाया, 4 से ये 16 बनाता है, क्या होता है 4 से 16 सेल बनाता है, 16 से 32 सेल बनाता है। लिखते चलूँ क्या, लिखते चलूँ क्या, क्या पता तुम्हें दिक्कत हो रही हो, तुम बोल ना पाओ क्योंकि तुम स्क्रीन के उस तरफ हो। ठीक है, जाइगोट बना, 2 सेल्ड स्टेज, इसको 2 सेल्ड स्टेज भी बोल सकते हैं ऑफ जाइगोट, इसको 3 या 4 सेल्ड स्टेज बोल सकते हैं। बाय द वे इसको ज़्यादा लर्न करने की नहीं। अब जाइगोट तुमने देखा, जाइगोट से तुमने जब 8 सेल देखा ना, तो 8 से या 16 सेल में हमारा मोरुला स्टेज बनता है। ठीक है, हमारा 16 से 32 स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है। एंड उसके बाद जाकर के हमारे पास एक स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, बाहर हमारे पास ट्रोपोप्लास्ट बनता है, अंदर हमारे पास कुछ सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, इनर मास सेल क्या है ये हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट, याद रख लो ट्रोपोब्लास्ट। एंड अंदर वाली सेल हमारे पास इनर मास सेल बन के रेडी, क्या इनर मास सेल बन के रेडी। तो ये हमारा प्योर चीज़ होती है, ये चीज़ तो तुम देख ही ले चुके हो, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, होता क्या है। अब देखो, अब ये जाइगोट बनता कैसे है ये भी बता दो। ओह माय गॉड, भाई तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, इरेज करो फिर एक टैप से ये लोग वापस आ जाते हैं, मतलब क्या है यार, चलेगा तो चले जाओ ना, आना क्या है तुम लोगों को। होता क्या है, हमारे पास ये मम्मा का हमारा बुम्ब है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से एक एक रिलीज़ हुआ, यहाँ तक आया। जब ये यहाँ तक आता है, ठीक है, सुनो फिर से, होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। होता क्या है, जब एक यहाँ से हमारे पास एग रिलीज़ हुआ, मैं एक ही चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, सब बताऊंगी। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से मान लो एक एग रिलीज़ हुआ, इस एग के यहाँ से यहाँ तक जाने में जो प्रोसेस होते हैं ये मैं बताती हूँ। ठीक है, कई हाइलाइट्स कलर में, यहाँ से यहाँ तक जाने के सफ़र को ही हम क्लीवेज डिवीज़न कहते हैं। इस फेज़ में जितनी बार में जाइगोट डेवलप्ड होता है उस डिवीज़न को हम यही प्रोसेस है। यहाँ पे जाइगोट बन गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, पता ही है तुम्हें कौन से रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूली रीजन में फर्टिलाइजेशन बन गया, फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद के ही प्रोसेस को हम करते चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं देख रहे हो। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है देख लो, जाइगोट है, जाइगोट से क्या बना, 2 सेल्ड स्टेज बना, दो जिसमें 2 सेल आती हैं। ठीक है, 2 सेल्ड बना, फिर 3 सेल्ड स्टेज आया, फिर 4 सेल्ड, 4 to 8, 8 to 16 मोरुला स्टेज आया। मोरुला से हमारा ब्लास्टोसिस बना जिसमें 16 से 32 सेल आए। मोरुला के बाद हमारे पास ये बन गया प्योर ब्लास्टोसिस, जिसमें कि ट्रोपोब्लास्ट था, इनर मास सेल्स आ गए, ये बन गया। समझ गए, समझ गए एवरीवन, इतनी चीज़ें समझ में आई। इसी स्टेज को हम क्लीवेज डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं एक बार रिटन में क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, जाइगोट फॉर्म्ड इन एम्प्यूला। एम्प्यूला जैसे मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास ये हमारे पास देखो, मैं अभी आधा ही स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, तो ऐसा मत करो कि ये देख रहे हो, ये एम्प्यूला रीजन, तब ये एम्प्यूला रीजन, ये एम्प्यूला रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा रीजन है, एम्प्यूलरी इस्थमस रीजन प्योरली बोलते हैं। तो ये एम्प्यूला रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ एंड जाइगोट बना। क्लीवेज डिवीज़न वहीं से स्टार्ट होता है जाइगोट में एंड ट्रैवल करता रहता है इस्थमस तक। समझ गए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। अब ये क्लीवेज डिवीज़न है क्या वो देखो। क्लीवेज डिवीज़न एक जस्ट अ मायोटिक डिवीज़न है जिसमें कि रैपिड G1 एंड G2 फेज नहीं होता है।
आफ्टर हर एक क्लीवेज में डॉटर सेल्स बनती चली जाती हैं, जिसको कि ब्लास्टोमियर कहते हैं। जो मैं ये तुमको सेल्स बना के दिखा रही थी, ये बना है, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इन जो सेल्स बन रही है ना, इनको ही हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये लिखा है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, सेल है पहली। इस सेल में बाहर की लेयर ज़ोना पैलोसोडा की लेयर है, जो कि जाइगोट एक सिंगल सेल है। समझ में आ रही है ना, डायप्लॉइड भले है लेकिन एक सिंगल सेल ही तो है ये। ठीक है, तो हुआ क्या, ज़ोना पैलोसोडा का फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न हुआ, बीच में 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए, 2 सेल स्टेज है जैसे कि मैंने बताया था तुमको। फिर 2 से हमारे पास 4 सेल स्टेज है, बताया था मैंने तुमको। 4 से 8 से 16 सेल्स आते हैं, जिसको कि हम मोरुला स्टेज कहते हैं। 8 सेल जब बनते हैं तो इसको हम अर्ली मोरुला स्टेज कहते हैं। जब 16 सेल बनते हैं उसको हम लेट मोरुला स्टेज कहते हैं। अब इन दोनों स्टेज को मिलाकर के पूरा मोरुला बनता है, जो कि एक सॉलिड मालबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। मलबेरी समझ रहे हो, मलबेरी। मलबेरी कभी तूत खाया है, तूत, तूत नहीं तो सहतूत, सहतूत कहीं कहीं नाम होता है हिंदी में, इसको मलबेरी कहते हैं। अभी मलबेरी होता दिखता कैसे, जिनको नहीं पता मैं भी बता दूं आपको, ये दिखता कैसा है। ठीक है, पिंक कलर से बताती हूँ। तो ये होता क्या है, एक गुच्छा रहता है जिसमें काफ़ी सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। ठीक है, तो गुच्छे में स्ट्रक्चर होता है, इन द सेंस कि हमारे पास होता क्या है। वेट अ सेकेंड, मैं तुमको उसका स्ट्रक्चर भी दिखा दे। ये देखो, दिख रहा है, ये इसको ही बोलते हैं मलबेरी। ये देख रहे हो, खुद भी सर्च करके एक बार देख लेना। ये देखो होता क्या है प्योरली इसमें, देख रहे हो, ये बहुत सारे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ गए, इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। समझ गए, इतनी चीज़ तो समझ ही गए होगे। अब देखो होता क्या है, जब 8, 16 से 32 सेल बन जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है ना, हमारे पास जो ज़ोना पैलोसोडा की लेयर होती है वो पहले से बरकरार रहती है। अंदर की सेल में इनर मास सेल आ जाता है, ये जो मैंने तुमको गुच्छे में स्ट्रक्चर दिखाया था अंदर बना करके अपने डायग्राम में, उसको हम इनर मास सेल कहते हैं। ICM भी इसको एम्ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के यही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। एंड ये देखो बाहर की जो सेल इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं या फिर ट्रोपोएक्टोडर्म कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की लेयर होती है। बीच में जो खाली स्पेस ये तुमको दिख रहा है, इस खाली स्पेस को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, जो कैविटी होती है, खाली स्पेस। ठीक है, ठीक है, वही बोला। ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस क्या होती है, 32 सेल की एक सेल स्टेज होती है। सेल्स ऑफ रॉबर क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट की सेल इन कांटेक्ट विद एशियम। देखो वही बोला गया मैंने, क्या बोला मैंने कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल दिख रही है तुमको, ये ट्रोपोब्लास्ट सेल से जो भी सेल यहाँ पे इनर मास सेल अटैच है, जो भी इस, देखो अब इसको बोलो तो ये तो कांटेक्ट में नहीं है ना, इसके बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इसी इनर मास सेल की इस सेल को ले लूँ तो ऑफकोर्स ये इसके कांटेक्ट में है ना, है ना, कांटेक्ट में है ना। तो इसी सेल के जो कांटेक्ट में होते हैं उनको सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, अभी देखो ये क्या होता है, क्या लिखा है, जो हमारे पास क्या लिखा है, इनर सेल मास या एम्ब्रायोब्लास्ट होते हैं, वो इंटायर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके पास टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, जिसको स्टेम सेल्स कहते हैं। इनके पास पोटेंशियल होता है कि ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स को बना सकते हैं। अभी जो तुमको ये अंदर सेल्स दिख रहे हैं, आगे चलने के बाद इनर मास सेल, इसको इनर मास सेल्स भी कहते हैं या इनर सेल मास कहते हैं। ये आगे चलने के बाद इनके पास पोटेंशियल होता है, इनके पास क्या होता है, थोड़ा सा मैं कर दूँ इसको, इनके पास होता है टोटीपोटेंट सेल, जिनके पास पोटेंशियल होता है, क्या लिखा है, हैव पोटेंशियल, कि आगे जो बच्चे का पूरी बॉडी होती है ना, ये हाथ पैर सारे स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी इस सेल के पास होती है। ठीक है, अब देखो ये आखिर ये जो आप देख रहे हो बाहर की जो ये सेल ट्रोपोब्लास्ट सेल है, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, होता क्या है, जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल होती है ये सिक्रीट करती है किसके थ्रू, ज़ोना पैलोसोडा के थ्रू,
नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो ब्लास्ट क्या होता है, जो हमारे पास जाइगोट होता है ना, जाइगोट ये आगे चलने के बाद ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। किस में होता है? ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट यही सेल होती है, अंदर कुछ सेल होते हैं, बाहर इनर सेल बीच में होते हैं, बाहर हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स होती हैं। तो ये सेल आगे चलने के बाद यूटरस में क्या होता है, क्या होता है यूट्रस में, कौन? ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ लिखो ब्लास्टोसिस्ट आगे चलने के बाद यूट्रस में जाके इम्प्लांट होती है। इम्प्लांट का मतलब होता है वहीं जाके बाउंड करती है, बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है? एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। ये यूट्रस की लाइनिंग ही को ही, अंदर की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की 3 लाइन होती है, तो अंदर की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यूट्रस के अंदर की ही लाइन में क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल होती है ना, ये जाकर के अटैच हो जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो ट्रोपोब्लास्ट, तो ये क्या लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ट्रोपोब्लास्ट स्पेशली होता क्या है? ट्रोपोब्लास्ट को सिक्रीट करने वाला ये खुद जोना पेलिसुडा होता है। ठीक, क्या लिखा है? इन सिक्रीट एंजाइम दैट हेल्प टू कम आउट जोना पेलिसुडा, हैंस फॉर नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ये लेयर जो रहती है ट्रोपोब्लास्ट में, कि ये एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा भी बनाती है। देखो ट्रोपोब्लास्ट ही, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, महा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है वाली लाइन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लो। होता क्या है, पर्पल कलर से नहीं, हम ऐसे कलर्स यूज़ करेंगे जो काफ़ी हमें दिखे, सो वी कैन यूज़ दिस कलर। ठीक है, क्या लिखा है? जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स होती है ना, ये फीटल्स के पार्ट यानी प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करती हैं। साथ में क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल होती है वो HCG रिलीज़ कराती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो LH पे जाके एक्ट करता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहा, होता क्या है सबसे पहले वो देखो। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहा तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा तो यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन रखेगा। मतलब ये प्रेगनेंसी है, मान लो प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देते ना, पॉजिटिव फीडबैक देते कि तुम LH सिक्रीट कर दो, मेरे पास मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH को और FSH को, ताकि LH जो होता है ये सिक्रीट ना हो और कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है वो मेंटेन ना हो अगर प्रेगनेंसी होती है तो। ठीक है, होती है तो बोलता है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन क्यों रहता है? एंडोप्लाज्म, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है इसको मेंटेन करने के लिए। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो, स्टार्टिंग से समझो। ये हमारे पास एक प्यारी सी लेयर है ट्रोपोब्लास्ट की। जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है सिक्रीट्स एंजाइम, जो हेल्प करता है जोना पेलिसुडा को बाहर निकालने में। ठीक है, जो प्लांटेशन के लिए ज़रूरी भी होता है। ये जो लेयर होती है ना, ये अटैच होती है एंडोमेट्रियम से। कौन? ट्रोपोब्लास्ट की लेयर। ये फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, मतलब फीटल जो होता है अंदर का बच्चा जो है ना, बच्चे में प्लेसेंटा से मदर को जोड़ने वाले में भी हेल्प करता है ट्रोपोब्लास्ट की लेयर। ठीक है, कोरियोनिक विलाय बना करके। ठीक है, अब तीसरा काम इसका ये, ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करवाता है, जिसमें कि HCG आता है पहला हार्मोन, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो LH की तरह एक्ट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। ठीक है, नोट देख लो। मान लो हमें प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाता है जो एंडोमेट्रियम को बरकरार रखता है। मान लो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट नहीं होगा, एंडोमेट्रियम नहीं होगा, तो इसका अगला स्टेज होता है कि हमारे पास MC हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे रीज़न नहीं दिखाई दिया, तो होता क्या है,
प्रेगनेंसी हुई, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, लेकिन ये LH को नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि FSH और LH ना सिक्रीट हो, ना LH सिक्रीट होगा, ना कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। अब ये देखो रियल मोरुला स्टेज। ठीक है, ये रियल हमारा देख लो कैसे मोरुला स्टेज बना है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, यहाँ हमारे पास सेकेंडरी मतलब ओवरी से हमारे पास सेकेंडरी oocyte सिक्रीट हुई, रिलीज हुई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच वाला पीरियड जिसमें ओव्यूलेशन होता है, ये पीरियड हो गया। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ से सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आया मोरुला स्टेज में, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के पास क्या हुआ, जाइगोट बना, बाहर की लेयर हमारे पास बन गई जोना पेलिसुडा की। फिर ये 1 से 2 सेल में डिवाइड हुई, 2 से 4 सेल में डिवाइड हुई, 4 से 8 सेल में डिवाइड हुई, 8 से 16 सेल में डिवाइड हुई, एंड 16 सेल में डिसाइड होने के बाद इसको मोरुला स्टेज भी कहते हैं। ये अब कहाँ प्रवेश कर गई है, ये प्रवेश कर गई हमारे पास कहाँ, यूटेराइन कैविटी में प्रवेश कर गई। अब 16 से 32 सेल क्या करती हैं, ब्लास्टूला बनाती है, जिसमें अंदर इनर मास सेल होता है, बाहर हमारे पास क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट की सेल होती है। ठीक है, जोना पेलिसुडा रिमूव कर दिया जाता है ट्रोपोब्लास्ट के आने की वजह से। क्या लिखा है, जोना पेलिसुडा को रिलीज़ करा दिया जाता है। ठीक है, रिलीज़ होने के बाद ये इम्प्लांट हो जाता है यूटेराइन वॉल के अंदर, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर। ये क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, अब देखो एक टर्म देख लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा टर्म होता है जहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होता है कहीं और हो जाता है, एंडोमेट्रियम यानी यूटरस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है, उस टर्म को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह देते हैं। अब देखो ये टर्म जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी, देखो एक्टोपिक अब देखो दूसरी चीज़ हम देख लो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस आए हो। अब देखो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया। ठीक है, हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है। होता क्या है हमारे पास, यहाँ से एक ही एग में हमारे पास गलती से होता क्या, यहाँ पे तो हमारे पास एक एग रिलीज होता है, होता तो हमारे पास एक ही एग यहाँ से रिलीज होता है, लेकिन जब यहाँ से आने के बाद जब ये यहाँ पहुँचता है हमारा, जब हमारे पास जाइगोट से मोरुला बन रहा होता है, उस स्टेज में कभी कभी ऐसा होता है कि जाइगोट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो ये अलग बन जाता है, ये अलग बन जाता है, मतलब एक ही ओवरी से रिलीज हुई है, तो हो सकता है ये दोनों आइडेंटिकल दिखे, मतलब सेम तरीके का कुछ ना कुछ इनका बिहेवियर हो, इनका फेस सेम हो, उसको मोनो आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, इतना पार्ट पढ़ लिया। अब आओ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं NCERT से। इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या पढ़े, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, आओ समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है, कोइटस यानी कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है ना, हमारे पास सीमेन रिलीज होता है मेल के द्वारा, एंड कलर चेंज करते हैं, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। सीमेन रिलीज होता है हमारे पास पेनिस से मेल के द्वारा, एंड वो विजाइना में होता है। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन समझ रहे हो ना, स्पर्म रिलीज होता है, मेल पार्टनर से होते हुए फीमेल पार्टनर में चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मान लो हमारे पास कलर भी मैंने क्या ही यूज़ किया है, ब्लू में मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मेल है, हमारे पास ये फीमेल है, मेल पार्टनर से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, एंड फीमेल पार्टनर से हमारे पास ओवा रिलीज होता है। स्पर्म जो रहता है ये भी डेप्लॉइड होता है, ओवा जो रहता है वो भी, जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तुम लोग बताओ ना, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, इन दोनों मिला करके जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बन गया, जाइगोट जा करके ब्लास्टोसिस्ट से अटैच हो जाता है जो कि यूट्रस में होता है, ब्लास्टोसिस्ट से अटैच हो जाता है जो कि
यूट्रस में होता है, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में होता है। अब इसी प्रोसेस को जाइगोट का, देखो जाइगोट हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, इम्प्लांट नहीं होता, इस बीच में एक छोटा सा स्टेप बहुत आता है, इसको हम लोग क्लीवेज डिवीज़न कहते हैं, क्लीवेज डिवीज़न, जिसमें जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। क्या होता है? जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है हमारे पास एंडोमेट्रियम में, कहाँ? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। समझ गए? वही लिखा है यहाँ पे, जब कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीमेन जो रहता है जब रिलीज़ हो करके पेनिस के द्वारा होते हुए वेजाइना में घुस जाता है, इसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन कहते हैं। अब होता क्या है, जो मोटाइल स्पर्म है, अब बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो स्पर्म होता है ना, ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब ये चल सकता है, लेकिन ओवा जो रहता है ये नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? रैपिडली क्या करता है? स्विम रैपिडली करता है, जल्दी से सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के पास पहुंच जाता है। फाइनली एम्प्यूला रीजन में जब जाता है तो वहाँ के फलोपियन ट्यूब, समझ रहे हो, यहाँ हमारे पास पहुँच गया होता। इसका डायरेक्शन देख लो, रेड कलर से बना रही हूँ मैं। इसका डायरेक्शन ये कि यहाँ से निकल करके स्पर्म यहाँ तक पहुँचता है, जहाँ मैंने सर्कल बनाया, ये एम्प्यूला रीजन में जाकर के पहुँच जाता है। जब ये एम्प्यूला रीजन में पहुँचता है तो ओवम क्या करती है? रिलीज़ होती है। एम्प्यूलर रीजन में रिलीज़ होने के बाद ये भी एम्प्यूलर रीजन में पहुँचती है। इन दोनों को अच्छे समझ लो, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मान लो यहाँ हमने, बाय द वे ये जो हमारे पास होता है ना, एक चीज़ तो मैं बता दूँ, ठीक है, ये सही डायग्राम बना थोड़ा। यहाँ पे हमारे पास एग होता है। होता क्या है स्पेशली, होता क्या है, यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से जब रिलीज़ होकर के एम्प्यूला रीजन में क्या पहुँचा? ओवा, ओवम या ओवा। एंड मैं जो पिंक कलर से बनाऊंगी वो स्पर्म की एंट्री है, जो सर्विक्स वेजाइना से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये क्या है? स्पर्म। अब दोनों क्या है, एक साथ कहाँ पहुँच गए? इस प्रैक्टिकल एक, वेट अ सेकेंड, मैंने सेम कलर का मार्कर यूज़ कर लिया, वाइट इज सुटेबल। यहाँ पे पहुँच गए दोनों साथ में। ये कौन सा रीजन है? ये एम्प्यूलरी रीजन है, मान लो एम्प्यूला बोल देते हैं। एम्प्यूला रीजन में जब स्पर्म प्लस ओवा दोनों साथ में पहुँच जाते हैं, तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। वही बोला गया है, जब स्पर्म आ गया तो अब क्या हुआ? ओवा की एंट्री होती है ओवरी से रिलीज होने के बाद, तब जाकर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो पाता है। एंड एक रीज़न और है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन तभी हो पाता है जब ओवम एंड स्पर्म एक साथ यानी साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में जा पाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा रीज़न है जितने भी कॉपुलेशन होते हैं सक्सेस नहीं होते। कॉपुलेशन ना फर्टिलाइजेशन करते हैं, ना प्रेगनेंसी लीड करते हैं। ठीक है, मान लो ओवा पहले आ गया, स्पर्म बाद में आया, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा है, आ गया, दोनों साथ में आ गए, अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कराएंगे। होता क्या है, जब ओवम एंड स्पर्म दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म होता है ज़ोना पेलसुडा के कांटेक्ट में आता है एंड काफ़ी सारे मेम्ब्रेस में चेंजेस लेकर के आता है, ब्लॉक्स में बनाता है, एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स को रोकता है,
उसके बाद जाके इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर एंट्री ले पाए एंड ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, जिसके बाद एक्रोसोमल्स कुछ रिएक्शंस या एंजाइम सिक्रीट होते हैं एंड साइटोप्लाज्म के ओवम में जा करके जोना पैलिसोडिया को एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए अंदर जाते हैं एंड फिर अपना क्या करते हैं, फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन बाद में जो रुका होता है फर्टिलाइजेशन में, याद है हमने क्या किया था, सॉरी फर्टिलाइजेशन बोल रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक जगह पे अरेस्ट हो जाता है लास्ट में, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती मियोटिक सेकंड कंप्लीट नहीं होता। तो स्पर्म की एंट्री होते हुए जब ये साइटोप्लाज्म में घुल जाता है तो यहाँ पे मियोटिक सेकंड कंप्लीट हो जाता है एंड सेकेंडरी oocyte अब ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होते हुए ही सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है, साथ में एक हैप्लॉइड ओवम या ऊटिड बनता है, साथ ही साथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो स्पर्म का होता है वो ओवम के साथ टुगेदर मिल जाता है एंड एक जाइगोट रेडी हो जाता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, वही डाइप्लॉइड होता है। ये चीज़ तुमको अच्छे से समझाऊँ? बाय द वे लाइन लाइन तो तुमने समझ लिया, लाइन लाइन तो समझ लिया, लेकिन तुमको शायद अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखो समझ लो, मैं तुमको ईजिली अच्छे से समझाती हूँ। हुआ क्या आखिरकार, हमारे पास बाय द वे हमें पूरा पोर्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही पोर्शन बताऊँगी जिससे कि तुम समझ पाओ। ये हमारे पास हाथ है, समझ लो ना, अरे कुछ ज़्यादा ही मैंने बना दिया। मान लो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया, यहीं पे आता है स्पर्म, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये मान लो एक पोर्शन है जहाँ पे ओवम भी आता है एंड स्पर्म भी आता है, ठीक है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये एम्पुला रीजन का है, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होते ही अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझो। सबसे पहले मान लो, सबसे पहले यहाँ से इस मान लो ये हमारे पास ओवम है, क्या है ये ओवम है, यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म की, बाय द वे स्पर्म थोड़ा सा प्यारा सा है मेरा समझ लो, ठीक है, स्पर्म की एंट्री हुई। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो समझो। होता क्या है, सबसे पहले स्पर्म का जो ये एक्रोजोम है, ये जो पोर्शन देख रहे हो नोकीला सा, इसको हम एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोम काफ़ी सारे अपने हार्मोन में चेंजेस लाता है। ओवम की जो बाहर की लेयर होती है हमारे पास जोना पैलिसोडा की, उसको तोड़ते हुए ओवम के पास पहुंचता है एंड तुरंत ही अपने, जैसे ही एक स्पर्म एंट्री ले लिया वैसे बाकी स्पर्म्स अंदर ना घुस पाए, क्योंकि एक स्पर्म तो नहीं है, काफ़ी सारे स्पर्म अटैक करने वाले इधर। तो इस स्पर्म को रोकने के लिए हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो एकदम टाइट सी हो जाती है भाई, दरवाज़ा बंद, अब कोई नहीं घुस सकता। एज एग्जाम्पल इसको देखो, इसके पास काफ़ी ब्लॉक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। स्लो ब्लॉक होता है एक, हमारे पास फास्ट ब्लॉक होता है। स्लो ब्लॉक का मतलब होता है, मान लो हमारे पास ये, हमारे पास हमारे स्कूल का गेट है, ठीक, हमारे पास 2 गेट हैं, मान लो एक ही गेट है। होता क्या है, जब गेट को हम खुला है, मान लो ये गेट हमारे पास ओपन है, ओपन है तो बच्चे आसानी से बाहर जा सकते हैं। उसी तरीके से जब ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है ये हार्ड नहीं होती, ये सिर्फ लूज़ होती है, तो काफ़ी सारे स्पर्म एंट्री ले सकते हैं अंदर। लेकिन जैसे ही एक स्पर्म एंट्री ले लेता है, अचानक से, जैसे कि हम मान लो हमारे पास एक बच्चा अंदर घुस गया, तो अचानक से बस मतलब कुंडी नहीं लगाना, बस केवल दरवाज़ा को उठना देना, बंद कर दिया। फिर भी जब ये बच्चा आएगा अंदर, दूसरे बच्चे आएंगे तो दरवाज़ा खोल के अंदर तो घुस ही सकते, डायरेक्ट नहीं घुस सकते क्योंकि दरवाज़ा सबसे पहले खोलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, दरवाज़ा जो हमारे पास है उसको खोलने की पूरी कोशिश करके अंदर घुस सकते हैं।
तो ये क्या करते हैं, इसको हम स्लो मूव कह सकते हैं या स्लो ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। जो एक इसमें भी यही होता है कि सबसे पहले क्या होता है ना, एक छोटा सा एक्शन लिया जाता है जिसमें कि हम धीला सा मतलब अपने एक छोटा सा केमिकल चेंज लेते हैं जिसके थोड़ा सा हमें टफ लगता है स्पर्म को अंदर घुसना, लेकिन आफ्टर सम टाइम होता क्या है, अब बच्चे जब बहुत सारे अंदर आने लगते हैं तो हम दरवाज़ा को कुंडी लगा देते हैं, अंदर से बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो तुम जितने भी स्पर्म अंदर आ सकते थे अब तो ब्लॉक हो गया ना, दरवाज़ा तो बंद है। उसी तरीके से जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंट्री ले लेता है उसके बाद जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है, इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है, ठीक है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, अब अंदर इनका घुसना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। यही ये समझाना चाह रहा है। जैसे ही मान लो एक स्पर्म एंट्री ले लिया, जैसे ही एक स्पर्म एंट्री ले लिया, मान लो ये ओवम है, एक स्पर्म अंदर एंट्री ले लिया, स्पर्म एंट्री में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सबसे पहले क्या करता है, मियोटिक सेकेंड जो रहता है वो कंप्लीट करता है, एक हमारे पास पोलर बॉडी बनाता है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, ओवम जो रहता है ऊटिड बनाता है, क्या होता है, ऊटिड बन जाता है। अरे आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात बता रही हूँ ये सब मैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का जो न्यूक्लियस होता है वो जुड़ जाता है, दोनों मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ये देखो वही मैंने जो बताया था, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाई था, एनसीईआरटी की लाइन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये देखो वही क्लीवेज वाली बात हो गई। देखो मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है जाइगोट से, जाइगोट इस्थमस रीजन में जाने तक काफ़ी सारे चेंजेस करता है। लाइक सबसे पहला क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्लीवेज डिवीज़न होता है। सबसे पहला क्लीवेज डिवीज़न होता है जिसमें होता क्या है, देखो ये क्लीवेज डिवीज़न ही है जिसमें जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास ब्लास्टोमियर में, ठीक है। ब्लास्टोमियर काफ़ी सारे बनते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये क्लीवेज ऐसा एक डिवीज़न है जो स्टार्ट हो जाता है जाइगोट डिवीज़न से, जब तक इस्थमस में जाता है यूट्रस तक नहीं पहुंच जाता। होता क्या है, इस क्लीवेज डिवीज़न में 2 से 4 से 8 से 16 काफ़ी सारे डॉटर सेल्स बनते हैं जिसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, जैसे कि मेरे पास 1 सेल आ गए, 2 सेल्स आ गए, 4 and 16 and 32 सेल्स आते हैं। इन सेल्स को ही हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो के अंदर 8 से 16 सेल्स होते हैं, ब्लास्टोमियर्स होते हैं, इसको मोरुला स्टेज कहते हैं। बाकी सब पढ़ ही चुके हो। मोरुला आगे बढ़ता है, डिवाइड करता है एंड ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर और आगे बढ़ता है एंड क्या होता है, यूट्रस में जाने के बाद ब्लास्टोमियर जो रहता है ब्लास्टोसिस्ट के, वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि बाहर हमारे पास क्या बचते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बचते हैं। अंदर की सेल्स को काफ़ी सारे ग्रुप बन जाते हैं जिसको कि हम लोग इनर मास सेल कहने लगते हैं। जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है ना, अब क्या करती है, अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग से, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच हो जाती है। फिर क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आगे चलने के बाद ये एम्ब्रायो बनाता है। जैसे ही यूटेराइन की वॉल में हमारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है वैसे ही ये रैपिड ग्रोथ करने लगता है एंड ब्लास्टोसिस्ट जल्दी से जल्दी अटैचमेंट एंडोमेट्रियम में अटैच होने के बाद ये इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करा देता है एंड इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। एनसीईआरटी देखो पढ़ लेना। क्या करना है, सबसे पहले जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ सबसे पहले जस्ट के एनसीईआरटी के एक प्यारी सी रीडिंग लगाया करो, रीड लगाने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, तो ये तो ट्रू है, क्या है, ट्रू है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, बिल्कुल सही बात है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो इसका आंसर देखो तुम कैसे निकालोगे ईजिली, पहले देखो सबसे पहले असर्शन पढ़ा करो, असर्शन के बाद बीच में बिकॉज लगाया करो, देन वहाँ पे रीज़न पढ़ लिया करो। देखो अब इसको इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है? नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, तो ये तो ट्रू है। सबसे पहले रीज़न पढ़ो, यहाँ बीच में बिकॉज लगाओ, बिकॉज fertilization can lead only if ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH इंक्रीज इन ओवुलेशन फेज, क्या FSH और LH इंक्रीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे, तो ये तो ट्रू है। अब बीच में क्या करो, बिकॉज लगाओ, बिकॉज ड्यू टू द डिक्रीज इन लेवल ऑफ LH ओवुलेशन, LH ओव्यूलेशन टेक प्लेस, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है मेरे पास थर्ड। असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल है। क्या लिखा है? इन ह्यूमन द गैमेट कॉन्ट्रीब्यूट बाय द मेल, को इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, देख लो। ह्यूमंस में क्या होता है, गैमेट कॉन्ट्रीब्यूट करता है मेल, डिटरमाइन चाइल्ड प्रोड्यूस विल बी मेल और फीमेल, तो गैमेट कंट्रीब्यूट बाय मेल, मेल के द्वारा ही तो पता चलता है ना कि, तो ये तो ट्रू है। बीच में बिकॉज लगाओ, बिकॉज मेल स्पर्म्स हैज़ पॉसिबिलिटी वाई क्रोमोसोम वेयर एज क्या ओवा ओनली हैव, बिल्कुल ट्रू है, रीज़न भी सही है। तो इसी तरीके से तुम कर सकते हो, असर्शन पढ़े बीच में बिकॉज लगाए, रीज़न पढ़े, अगर ठीक लगा तो टिक लगा दिया, नहीं लगा तो गलत कर दिया। सो थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए इतना ही।